नमस्कार। आज हम सीआरपीसी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की कुछ बहुत अहम धाराओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि कैसे पुलिस की शक्तियां और एक आम नागरिक के अधिकार, इनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, खासकर जब गिरफ्तारी या जांच की बात आती है। बिल्कुल। हम धारा 41, 53A, 54, 54A और 91 इनको जरा खोलकर देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे काम करती हैं। हाँ, और ये सिर्फ कानूनी प्रक्रियाएं नहीं हैं, ये धाराएं एक तरह से तय करती हैं कि जांच और गिरफ्तारी के दौरान ताकत का इस्तेमाल कैसे हो, और साथ ही व्यक्ति की गरिमा और उसके अधिकारों की रक्षा कैसे हो। ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो न्याय प्रक्रिया की रीढ़ है एक तरह से। सही कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं धारा 41 से। ये वो धारा है जो बताती है कि पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यही है ना? हाँ जी, धारा 41 पुलिस को कुछ खास स्थितियों में ये अधिकार देती है बिना वारंट गिरफ्तारी का। जैसे मान लीजिए किसी ने पुलिस के सामने ही कोई संज्ञेय अपराध कर दिया, मतलब कोई गंभीर अपराध। अच्छा। या फिर पुलिस के पास कोई पुख्ता जानकारी या शक है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा मौत या उम्र कैद या 7 साल से ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे कोई आदतन अपराधी हो या भगोड़ा घोषित हो चुका हो। हाँ, या जिसके पास चोरी का सामान मिलने का शक हो, ये सब इसमें आता है। जी बिल्कुल। या फिर अगर कोई पुलिस वाले को उसकी ड्यूटी करने से रोके तो भी गिरफ्तारी हो सकती है बिना वारंट के। और यहीं पर वो अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य वाला जो मामला था वो बहुत अहम हो जाता है ना? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। जिसमें कहा गया है कि भाई 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी एकदम आखिरी रास्ता होना चाहिए। बिल्कुल सही। उस फैसले ने ये एकदम साफ कर दिया कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी कोई रूटीन काम नहीं है। पुलिस को पहले धारा 41A का नोटिस देना होगा और ये बताना होगा कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है, मतलब वाजिब कारण देना होगा। हाँ, ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा कदम था। निश्चित रूप से ये पुलिस की शक्तियों पर एक जरूरी नियंत्रण है। तो ये तो हुई गिरफ्तारी की शक्ति। अब अधिकारों पर आते हैं। गिरफ्तारी के बाद खासकर जैसे बलात्कार जैसे संगीन मामलों में आरोपी की मेडिकल जांच का भी प्रावधान है। यहीं धारा 53A आती है। जी हाँ, धारा 53A ये खास तौर पर बलात्कार के आरोपी की मेडिकल जांच से जुड़ी है। इसका मकसद होता है फोरेंसिक सबूत जुटाना, जैसे डीएनए सैंपल लेना या शरीर पर चोट वगैरह के निशान देखना जो शायद संघर्ष के दौरान लगे हों। लेकिन ये जांच सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकता है, और वो भी बलपूर्वक नहीं। अच्छा, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। नहीं। और यहीं पर वो सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य वाला मामला भी याद आता है। हाँ हाँ, वो नार्को एनालिसिस वाला। जी, जिसमें कहा गया कि नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट बिना सहमति के नहीं हो सकते, क्योंकि ये व्यक्ति की मानसिक निजता और खुद के खिलाफ गवाही न देने के अधिकार का उल्लंघन है। सही कहा। ये तो हुई आरोपी की जांच की बात। लेकिन जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसके खुद के क्या अधिकार हैं अपनी शारीरिक सुरक्षा को लेकर? शायद धारा 54 इसी बारे में है ना? हाँ बिल्कुल। धारा 54 गिरफ्तार व्यक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, मेडिकल जांच का अधिकार। जैसे ही कोई गिरफ्तार होता है वो मांग कर सकता है कि उसकी मेडिकल जांच हो। अच्छा, तुरंत? हाँ, तुरंत। इसका मकसद ये देखना है कि हिरासत में उसे कोई चोट तो नहीं लगी या कोई बुरा बर्ताव तो नहीं हुआ। वो शीला बरसे बना महाराष्ट्र राज्य का मामला था ना, उसने इस अधिकार को और मजबूत किया था। हाँ हाँ। ये एक तरह से हिरासत में होने वाली हिंसा के खिलाफ सुरक्षा कवच है। तो मतलब धारा 41 जो शक्ति देती है उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक जरूरी बचाव है। जी बिल्कुल, एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा। ठीक है। अच्छा, अब गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? उसके लिए भी कोई धारा है, शायद 54A। हाँ, धारा 54A ये शिनाख्त परेड मतलब पहचान प्रक्रिया से संबंधित है। अगर किसी केस की जांच के लिए ये जरूरी लगे कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करवाई जाए तो कोर्ट के आदेश पर शिनाख्त परेड हो सकती है, जिसे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड TIP भी कहते हैं। जी हाँ, वही। इसमें गवाह उस व्यक्ति की पहचान करते हैं और ये प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। बुद्धसेन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला शायद इसी से जुड़ा था। हाँ, वो मामला इसी पहचान परेड की प्रक्रिया और सबूत के तौर पर इसकी अहमियत पर जोर देता है। ठीक है, तो गिरफ्तारी, अधिकार, पहचान। अब थोड़ा जांच के दौरान सबूत जुटाने की तरफ बढ़ते हैं। धारा 91 का क्या रोल है इसमें? ये समन भेजने से जुड़ी है।
हाँ, कोई दस्तावेज या कोई चीज पेश करने को कह सकते हैं जो जांच या मुकदमे के लिए जरूरी हो। मतलब कोई भी चीज। हाँ, कोई भी दस्तावेज या चीज। ये जांच को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी टूल है। लेकिन इसकी भी कोई सीमा होगी। बिल्कुल है। सबसे बड़ी सीमा ये है कि किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिससे वो खुद ही फंस जाए, मतलब जिससे उस पर कोई आरोप साबित हो जाए। अच्छा, आत्मदोषारोपण के खिलाफ जो अधिकार है। जी हाँ, संविधान का अनुच्छेद 20(3) ये उसी से जुड़ा है। वो गुजरात राज्य बनाम श्यामलाल चौकसी वाला मामला इसी सिद्धांत को साफ करता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारी धाराएं एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाती हैं। हाँ, एक तरफ पुलिस को अपराध से लड़ने की शक्ति है, तो दूसरी तरफ व्यक्ति की आजादी, उसकी गरिमा, निष्पक्ष जांच का अधिकार, ये सब भी सुरक्षित रखने की कोशिश है। बिल्कुल। गिरफ्तारी से पहले नोटिस, कुछ मामलों में फिर मेडिकल जांच का अधिकार और खुद के खिलाफ गवाही न देने की सुरक्षा, ये सब उसी संतुलन का हिस्सा हैं। तो कानून का मकसद यही संतुलन साधना है, शक्ति के साथ जवाबदेही और अधिकारों का सम्मान। जी हाँ, उद्देश्य तो यही है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात ये है, और शायद इस पर हम आगे भी बात कर सकते हैं, क्या? कि ये जो कानूनी सुरक्षा उपाय हैं, ये कागज पर तो बहुत अच्छे दिखते हैं, पर जमीनी हकीकत में ये कितने प्रभावी हैं? ये तो बड़ा सवाल है। और अगर कोई कमी है, तो उस अंतर को कैसे भरा जाए ताकि हर नागरिक इन अधिकारों का सच में फायदा उठा सके? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा, इस पर जरूर सोचना चाहिए।